नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। शरद यादव और अली अनवर की राज्यसभा सदस्यता रद्द। सभापति एम वेंकैया नायडू जेडीयू के तर्क से सहमत। दोनों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप। गुजरात के चुनावी रण में सभी पार्टियों ने झोंकी ताकत। अमित शाह, निर्मला सीतारमण और योगी आदित्यनाथ की रैलियां आज। राहुल गांधी, मायावती और अखिलेश यादव भी करेंगे जनसभा। 8 और 9 दिसंबर को बिना मंजूरी विज्ञापनों पर रोक। चक्रवाती तूफान ओखी के चलते महाराष्ट्र और गुजरात में हाई अलर्ट। देर रात गुजरात तट से टकराने की आशंका। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में भारी बारिश के बाद स्कूल कॉलेज बंद। पीड़ित राज्यों को केंद्र का हर मुमकिन मदद का भरोसा। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने दी ट्रंप सरकार के ट्रैवल बैन को इजाजत। 6 मुस्लिम देशों पर यात्रा प्रतिबंध पर पूरी तरह लागू करने का निर्देश। ईरान, लीबिया, सीरिया, यमन, सोमालिया और चाड के यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें। और दिग्गज अभिनेता शशि कपूर का आज मुंबई में अंतिम संस्कार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत अनेक हस्तियों ने जताया शोक। पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से थे सम्मानित। खबरें विस्तार से। जेडीयू के बागी नेता शरद यादव और अली अनवर को राज्यसभा से अयोग्य करार दिया गया है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने जेडीयू की शिकायत पर यह फैसला किया। राज्यसभा के सभापति जेडीयू के इस तर्क से सहमत थे कि दोनों वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए और विपक्षी दलों के कार्यक्रम में शामिल होकर स्वेच्छा से सदस्यता त्याग दी। जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महागठबंधन से हटने और बीजेपी के साथ गठबंधन करने के बाद शरद यादव ने विपक्ष से हाथ मिला लिया था। शरद यादव को पिछले साल सदन के लिए चयनित किया गया था और उनका कार्यकाल 2022 में खत्म होने वाला था। वहीं अली अनवर का कार्यकाल अगले साल की शुरुआत में खत्म होने वाला था। शरद यादव फिलहाल चुनाव प्रचार के सिलसिले में गुजरात में हैं। हम लोग बात करेंगे, इस पर फैसला लेंगे। जाहिर है कि न्याय जहां भी न्याय मिलने के जो भी जगह है, उस जगह पर तो हम लोग जाएंगे ही। और अब गुजरात चुनाव से जुड़ी खबरें। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार अपने चरम पर है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 2 दिन में 7 रैलियां की हैं। प्रधानमंत्री के अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कई केंद्रीय मंत्री भी प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज 4 रैलियों में हिस्सा लेंगे। वो राजुला, महुआ, सीहोर और लिमड़ी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण आज राजकोट में महिला सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा वो राजकोट में एक संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सूरत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कांग्रेस भी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। पार्टी के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का आज से 3 दिन के गुजरात दौरे का कार्यक्रम है। आज वो 4 चुनावी रैलियों में हिस्सा लेंगे। राहुल गांधी कच्छ जिले के अंजार में आज जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही मोरबी के अलावा सुरेंद्रनगर जिले के धरंगधरा और वाधवान में भी चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा बीएसपी प्रमुख मायावती आज राजकोट में रैली करने वाली हैं। कांग्रेस से चुनाव पूर्व गठबंधन की वार्ता नाकाम रहने के बाद बीएसपी राज्य की सभी 182 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज गुजरात में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे।
अखिलेश यादव आज जामजोधपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी राज्य में 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और सीधा रुख करेंगे जामनगर का, जहां से हमारे संवाददाता पंचानन जुड़ गए हैं। पंचानन, अपने चरम पर है चुनावी रैलियां और राहुल गांधी भी अब आज से शुरुआत कर रहे हैं। काफी रैलियां हैं उनकी भी। जानना चाहेंगे आपसे आज रैलियों के इस पूरे कार्यक्रम के बारे में। जी हाँ अमृता, जैसा कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार 2 दिन यहाँ रैलियां थी, 7 उन्होंने जनसभाएं की और राहुल गांधी आज से अपना चुनाव प्रचार अपना शुरू कर रहे हैं। दोबारा एक फिर से लौटे हैं, 3 दिन के लिए है वो, और वो शुरुआत कर रहे हैं वहाँ कच्छ के इलाके से। उसके बाद यहाँ सौराष्ट्र के इलाके में उनका चुनाव प्रचार है। मायावती हैं, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव हैं, शरद यादव भी यहीं पर मौजूद हैं। तो सारी पार्टियां जो है वो चुनाव प्रचार में लगी हुई, क्योंकि पहला जो फेज है वो 9 तारीख है, 9 को वोट डाले जाने हैं और 2 दिन का वक्त अब बचा हुआ है चुनाव प्रचार के लिए। सभी ने ताकत झोंक रखी है और कुल मिलाकर ये है कि सारी पार्टियों का जो एजेंडा है वो आरोप प्रत्यारोप पर ज्यादा टिका नजर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल जो रैलियां की उसमें साफ ये बताया था कि अगर कांग्रेस का जो 22 साल पहले का शासन था उसको जनता को याद करना चाहिए और उसके बाद सोच समझकर वोट देना चाहिए। हालांकि बीजेपी को इस बात का एहसास है कि कुछ मात्रा में एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर हो सकता है, लेकिन उसको डेवलपमेंट का जो उनका जो एजेंडा है उससे भरने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर एक चुनौती इसलिए दे रही है क्योंकि पटेल जो पाटीदार वोट है वो इस बार कहीं ना कहीं उनमें एक नाराजगी है। तो कांग्रेस की जो कोशिश है कि हार्दिक पटेल के सहारे उसको टैप करने की कोशिश की जाए। मैनिफेस्टो जो कांग्रेस ने जारी किया कल, उसमें भी एक कोशिश दिखती है। पटेल जो है उनको 49% से बाहर जाकर आरक्षण देने की जो बात है वो एक वादा किया गया है कांग्रेस की तरफ से कि पाटीदार आंदोलन है उसको कहीं ना कहीं उसका फायदा उठाया जाए। तो ये सारी कोशिशें यहाँ पर दिख रही हैं और सारी पार्टियां चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। अब देखना होगा कि किस तरह से ये आगे अपने वोटों में कन्वर्ट कर पाते हैं इसको। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पंचानन इस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और गुजरात में पहले दौरे के मतदान के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। सभी पार्टियों के जो दिग्गज हैं, नेता अपने प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 4 रैलियां की। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए विकास एकमात्र मुद्दा है। वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ बांटने की राजनीति करना जानती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गुजरात के नेताओं को बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसने राज्य को हमेशा बदनाम किया है। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 4 रैलियां की। प्रधानमंत्री ने वलसाड के धर्मपुर के अलावा सौराष्ट्र के भावनगर, जूनागढ़ और जामनगर में जनसभा को संबोधित किया। धर्मपुर में प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा गुजरात को दरकिनार किया है और कांग्रेस कभी गुजरात के किसी नेता को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। कि जे लोको गुजरात ने एनी प्रगति ने गुजरात नाम ने गुजरातना कोई व्यक्ति ने न सहन करी सके छे, न स्वीकारी सके छे। 9મી તારીખે એવી સજા કરવાની છે, એવી સજા કરવાની છે। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी विकास में यकीन रखती है, लेकिन कांग्रेस मजहब और जाति के आधार पर समाज को बांटने में लगी है। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का भी ऐलान किया। पींखी नाखो, चूंथी नाखो અને એવું ઢોળી નાખો વાતાવરણ કે 2019 આવતા આવતા આ ગુજરાત મોદીને જ ગાળો દેતું થઈ જાય તો પછી દેશમાં એમની દુકાન ચાલુ થાય। એટલા માટે આ ગુજરાતને સામાજિક તાણાવાણા તોડવા માટે આ મેદાનમાં ઉતર્યા છે। गुजरात में विधानसभा के लिए 2 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण में 9 दिसंबर को 89 सीटों पर मतदान होना है। वहीं दूसरे चरण में 14 दिसंबर को 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 18 दिसंबर को नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी दक्षिण गुजरात में कई रैलियों को संबोधित किया। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। 10 वर्ष ની અંદર 12.5 લાખ કરોડ રૂપિયાનો ભ્રષ્ટાચાર, ગપલો, ઘોટાલો કરવાનું કામ આ કોંગ્રેસ સરકારે કર્યું। 12.5 લાખ કરોડ રૂપિયાનો
3.5 વર્ષથી દેશમાં નરેન્દ્ર મોદીની સરકાર ચાલે છે, ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર ચાલે છે। અમારા વિરોધીઓનો કોઈ હિંમત નથી ભારતીય જનતા પાર્ટી પર 1 રૂપિયાનો ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ લગાવી શકે એવી પારદર્શી સરકાર છે। कांग्रेस ने कल गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। अहमदाबाद में कांग्रेस नेता और गुजरात प्रभारी अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी ने इसका ऐलान किया। इसमें किसानों का कर्ज माफ करने, खेती के लिए 16 घंटे बिजली मुहैया कराने का वादा किया गया। इसके अलावा 25 लाख युवाओं को रोजगार और हर महीने 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात शामिल है। महिलाओं को मकान देने और नए उद्यमियों को पूरी वित्तीय मदद देने की भी घोषणा पत्र में जगह दी गई। હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સ એનાથી પણ વિશેષ હેપીનેસ ઇન્ડેક્સ ખુશ રહે ગુજરાત, ખુશહાલ ગુજરાત, જેમ વિશ્વમાં આપણો જ પડોશી ભૂતાન દેશ છે, ત્યાંના લોકો ખૂબ રાજી અને ખુશ રહે છે। गुजरात में 8 और 9 दिसंबर को निर्वाचन आयोग की मंजूरी के बिना किसी भी समाचार पत्र में कोई भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाएगा। इस बारे में आयोग ने सभी उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों समेत अन्य संगठनों को सोमवार को निर्देश जारी किए। गुजरात के मुख्य चुनाव अधिकारी की ओर से जारी निर्देश में कहा गया कि मतदान के अंतिम चरण में इस तरह के विज्ञापन चुनाव को नुकसान पहुंचाते हैं और ऐसे मामलों में पीड़ित उम्मीदवारों या पार्टियों को स्पष्टीकरण या खंडन का कोई मौका नहीं मिलता है। तो गुजरात चुनाव से इतर अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए चल रही चुनाव प्रक्रिया की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष पद के लिए कल नामांकन भरा। आज नामांकन पत्रों की जांच की जानी है। हालांकि राहुल गांधी का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय है, क्योंकि चुनाव में वो अकेले उम्मीदवार हैं। हालांकि पार्टी की चुनाव समिति ने अभी इसका ऐलान नहीं किया है। समिति ने कहा है कि वो नामांकन पत्रों की जांच के बाद ही इसका ऐलान करेगी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे कांग्रेस की वंशवादी परंपरा से जोड़ा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जब सोमवार को पार्टी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने पहुंचे तो उनके साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी राहुल की प्रस्तावक थी, लेकिन वो नामांकन के वक्त मौजूद नहीं थी। राहुल की तरफ से नामांकन के 5 सेट दाखिल किए गए। इनमें पार्टी के शीर्ष नेता, महासचिव, कई राज्यों के प्रभारी और पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल थे। वरिष्ठ नेताओं ने उम्मीद जताई कि राहुल गांधी पार्टी की परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे। Rahul ji has been the darling of the congressmen and congresswomen, and this is yet another step in his quest for serving the people through the Congress party. During the past few months in particular, he has done extremely good job, and his acceptance among the masses across the country is now a noted fact. It is a good thing, and he will do all his best, and he is already doing his groundwork since so many years. बीजेपी ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने की मुहिम पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे वंशवादी परंपरा को आगे बढ़ाने जैसा बताया। અને જે જમાનત પર હોય, જામીન પર છૂટ્યા હોય, કોંગ્રેસ પાર્ટી એને અધ્યક્ષ બનાવવા માટે મજબૂર બને, એનો અર્થ એ થયો કે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ દેવાળું ફૂંક્યું છે કે નથી ફૂંક્યું। कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज किया और बीजेपी के आंतरिक लोकतंत्र पर सवाल उठाया। कौन अगला बीजेपी का अध्यक्ष बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा राज्य में, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, उनको क्या अधिकार है कहने का। पर वो बौखला गए हैं, इसलिए ऐसी भाषा का ऐसी टिप्पणी करने का उन्होंने तय किया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुक्रवार को शुरू हुई थी। सोमवार को नामांकन का आखिरी दिन था। 11 दिसंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।
राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने से 131 साल पुरानी कांग्रेस में नए युग की शुरुआत होगी। फिलहाल सोनिया गांधी 19 साल से लगातार कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर हैं। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि राहुल गांधी के अध्यक्ष बन जाने के बाद पार्टी में नई ऊर्जा का संचार होगा, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से राहुल गांधी 2019 के आम चुनाव और राज्यों के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए रणनीति बनाते हैं और किस तरह से पार्टी के यंग और ओल्ड गार्ड में समन्वय बिठाते हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और बात चक्रवात ओखी की दक्षिण तट पर तबाही मचाने के बाद चक्रवात ओखी आज देर रात तक तटीय गुजरात पहुंचने की आशंका है। इसमें राज्य में अगले 2 दिन में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक ओखी सूरत से तकरीबन 850 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में केंद्रित है। इसके दक्षिण गुजरात और सूरत के करीब उत्तरी महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों को आज देर रात पार करने की संभावना है। गुजरात सरकार ने राज्य के तटीय क्षेत्र में सभी एहतियाती कदम उठाने का निर्देश जारी किया है। सूरत, नवसारी और राजकोट में एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। सेना, नौसेना और बीएसएफ को चक्रवात के मद्देनजर सतर्क कर दिया गया है। महाराष्ट्र में तूफान की आशंका के मद्देनजर मुंबई समेत कई जिलों में एहतियात के तौर पर स्कूल और कॉलेजों में आज छुट्टी का ऐलान किया गया है। अब तक तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में चक्रवात ओखी से पीड़ित 1540 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है, जिनमें ज्यादातर मछुआरे शामिल हैं। इस हालत से निपटने के लिए एजेंसियां तेजी से काम कर रही हैं। इस बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु और केरल के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात कर ताजा हालात की जानकारी ली। उन्होंने पीड़ित राज्यों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने ओखी से पीड़ित तटवर्ती इलाकों और समुद्र में बचाव और राहत कार्य की समीक्षा की है। दिल्ली एनसीआर में खतरनाक प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली सरकार को फिर से फटकार लगाई है और अगले 48 घंटों में प्रदूषण से निपटने का एक्शन प्लान देने को कहा है। इससे पहले एनजीटी ने कहा कि प्रदूषण के बावजूद दिल्ली सरकार ने एक्शन प्लान पेश नहीं किया। ट्रिब्यूनल ने प्रदूषण और हवा की गुणवत्ता खराब होने के बावजूद भारत श्रीलंका क्रिकेट मैच कराने को लेकर भी अधिकारियों की कड़ी आलोचना की। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार ने कहा कि पहले से जानकारी होने के बाद भी इससे निपटने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाए गए। ऑड इवन लागू नहीं करने और 4000 बसें उतारने के आश्वासन पर अमल नहीं करने पर भी नाराजगी जताई है। इससे पहले 28 नवंबर को एनजीटी ने दिल्ली के साथ हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश सरकार से प्रदूषण से निपटने के लिए एक्शन प्लान मांगा था। और जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के काजीगुंड में हुई एक मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए, जबकि सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया। इस मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हो गया, जबकि एक के घायल होने की खबर है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों तरफ से घेर रखा है। सुप्रीम कोर्ट में आज से राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले की अहम सुनवाई शुरू होगी। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की विशेष पीठ मामले की सुनवाई करेगी। विशेष पीठ इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 13 अपीलों की सुनवाई करेगी। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में अयोध्या में 2.77 एकड़ के इस विवादित स्थल को इस विवाद के तीनों पक्षकार सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और भगवान राम लला के बीच बांटने का आदेश दिया था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने खेती और संस्कृति पर जागरूकता के लिए इन विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर जोर दिया है। उपराष्ट्रपति कल कानपुर के चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय के 19वें दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। उपराष्ट्रपति ने कुछ विश्वविद्यालयों में अशांति पर चिंता भी जताई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सोमवार को कानपुर में चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय के 19वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने किसानों की बेहतरी के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति के मुताबिक आय बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोसेसिंग प्लांट जैसी सहूलियत मिलनी चाहिए। मैं वैज्ञानिक समाज से अपील करता हूँ कि अपने क्षेत्रों में भी जाइए, लैब टू लैब जाके किसानों को और नया
योजना, नया आइडिया सबको बताइए। मित्रों, मेरा कहना यह है कि आने वाले दिनों में हम सब लोग मिलकर जो हमारे सामने है कृषि क्षेत्र में, उसको समाधान ढूंढने का काम राजनेता और साइंटिस्ट सब मिलकर हम लोग ये परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने शहरों और गांव में बढ़ती खाई पर चिंता जताई। उन्होंने सांस्कृतिक विरासत सहेजने पर भी जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश में 750 से ज्यादा विश्वविद्यालय हैं, लेकिन गिने चुने विश्वविद्यालय में ही अशांत गतिविधियां हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश की एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले विचारों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अग्री टू डिसएग्री। दूसरा, डिसेंट इज अग्रीएबल बट नॉट डिसइंटीग्रेशन। किसी हालत में देश को अलग अलग करने के लिए जो प्रयास कुछ लोग करते हैं, उसका हम सफल कभी भी नहीं होने देना चाहिए, बिकॉज वी आर इंडियंस। उपराष्ट्रपति ने दीक्षांत समारोह में शामिल और पुरस्कृत छात्रों को बधाई दी। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक भी मौजूद रहे। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। हैदराबाद के सेंट मेरी जूनियर कॉलेज के छात्र कल उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मिले। दिल्ली में हुई इस मुलाकात के दौरान उपराष्ट्रपति ने छात्रों को कड़ी मेहनत और अच्छे से पढ़ाई करने की सलाह दी। छात्र छात्राओं ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात पर खुशी जाहिर की। उपराष्ट्रपति ने भी छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सोमवार को महाराष्ट्र से आए अंगदान करने वाले परिवारों से भी मुलाकात की। माई मेडिकल मंत्रा ने इसका आयोजन किया था। उपराष्ट्रपति ने अंगदान करने वाले परिवारों और अंगदान के लिए जागरूकता फैलाने वालों की हौसला अफजाई की। उन्होंने बताया कि प्राचीन पुराणों में कहा गया है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है और अंगदान करने वालों को उन्होंने बधाई दी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को राजस्व खुफिया निदेशालय के स्वर्ण जयंती स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने देश की प्रमुख तस्कर रोधी खुफिया और संचालन एजेंसी के योगदान की सराहना की। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने खुफिया एजेंसियों के लिए प्रौद्योगिकी के महत्व का भी जिक्र किया। With the help of technology that you really require to have your skills upgraded to its very best. And I'm sure a lean organization like the DRI will continue to upgrade its skills and certainly continue to serve this country. यूनेस्को ने वैश्विक शिक्षा मॉनिटरिंग यानी कि GEM रिपोर्ट दिल्ली में सोमवार को जारी कर दी। इसमें शिक्षा पर टिकाऊ विकास के लक्ष्य का जिक्र है। साथ ही विभिन्न जवाबदेही तंत्रों की भी जांच की गई, जिसका इस्तेमाल सरकारों, स्कूलों, शिक्षकों, माता पिता, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और निजी क्षेत्र को समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जवाबदेह बनाते हैं। इस मौके पर यूनेस्को प्रतिनिधि शिगेरू एयांगी समेत कई लोगों ने अपने विचार रखे। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने 6 मुस्लिम देशों के खिलाफ यात्रा प्रतिबंध के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का समर्थन किया है। साथ ही इसे पूरी तरह लागू करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट के 9 में से 7 जजों ने ट्रंप प्रशासन के उस आग्रह को मंजूर किया जिसमें निचली अदालत की ओर से प्रतिबंध को लागू करने पर लगाई गई रोक को हटाने की मांग की गई थी। इस बैन की मार जिन देशों पर पड़ने वाली है उनमें ईरान, लीबिया, सीरिया, यमन, सोमालिया और चाड शामिल हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने पाकिस्तान से आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई और तेज करने को कहा है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख से मुलाकात में उन्होंने ये बात कही। इससे पहले अमेरिकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस सोमवार को पाकिस्तान पहुंचे। रावलपिंडी हवाई अड्डे पर अमेरिकी राजदूत और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस बीच CIA ने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने आतंकी अड्डे खत्म नहीं किए तो अमेरिका अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा। और अब खेल जगत की खबरें। दिल्ली टेस्ट के तीसरे दिन खेल खत्म होने तक भारत की स्थिति मजबूत हो गई। हालांकि श्रीलंकाई मध्यक्रम ने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन बाद में श्रीलंका की पारी लड़खड़ा गई। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने पहली पारी में 9 विकेट खोकर 356 रन बना लिए। श्रीलंका अभी भी पहली पारी में भारत से 180 रन पीछे है। मैथ्यूज और कप्तान चांडिमल ने बेहतरीन खेल दिखाया।
दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 181 रनों की साझेदारी हुई, जिसकी बदौलत श्रीलंकाई टीम फॉलो ऑन टालने में सफल रही। अश्विन ने 3 विकेट लिए, वहीं मोहम्मद शामी, ईशांत शर्मा और रविंद्र जडेजा को 2-2 विकेट मिले। इससे पहले भारत ने पहली पारी 7 विकेट पर 536 रन पर घोषित कर दी थी। दक्षिण अफ्रीका के दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। फिलहाल टेस्ट मैचों के लिए कप्तान विराट कोहली की अगुवाई में 17 सदस्यीय टीम का ऐलान किया गया। विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की टेस्ट टीम में वापसी हुई है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भी टीम में शामिल किया गया। टीम में पांड्या को लेकर कुल 5 तेज गेंदबाज शामिल किए गए हैं। और हॉकी वर्ल्ड लीग फाइनल के अपने आखिरी लीग मैच में भारत को जर्मनी के हाथों 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। पूल बी में भारत की ये लगातार दूसरी हार है। इससे पहले इंग्लैंड के हाथों 2-3 से हार मिली थी, जबकि पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से ड्रॉ रहा था। हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता शशि कपूर का कल लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में 79 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनका अंतिम संस्कार आज मुंबई में किया जाएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूचना प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी समेत अनेक नेताओं और फिल्म जगत के लोगों ने उनके निधन पर शोक जताया है। बलबीर राज कपूर यानी कि शशि कपूर का जन्म हिंदी सिनेमा के दिग्गज पृथ्वीराज कपूर के घर 18 मार्च 1938 को हुआ। अभिनय और थिएटर उन्हें विरासत में मिला। वे बचपन से ही थिएटर और फिल्म में बाल कलाकार के तौर पर काम करने लगे। फिल्म जब जब फूल खिले के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया। अपनी फिल्म जुनून के लिए उन्हें बतौर निर्माता राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। न्यू दिल्ली टाइम्स में एक्टिंग के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिल्मों में योगदान के लिए 2011 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार और 2015 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरों के पाप गिनाने से तुम्हारे अपने पाप कम नहीं हो सकते। दूसरों के जुर्म साबित करने से यह सच्चाई नहीं बदल सकती कि तुम भी एक मुजरिम हो। और यह सच्चाई तुम्हारे मेरे बीच एक दीवार है भाई, और जब तक ये दीवार है हम एक छत के नीचे नहीं रह सकते। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास मां है। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की आज पुण्यतिथि है। मदीबा के नाम से मशहूर नेल्सन मंडेला को रंगभेद के खिलाफ ताउम्र संघर्ष करने के लिए 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1994 में वो दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति चुने गए और अपने वादे के मुताबिक 1999 में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। इसके बाद भी वो रंगभेद के खिलाफ काम करते रहे। जोहानिसबर्ग में 5 दिसंबर 2013 को उनका निधन हो गया था। और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। शरद यादव और अली अनवर की राज्यसभा सदस्यता रद्द। सभापति एम वेंकैया नायडू जेडीयू के तर्क से सहमत। दोनों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप। गुजरात के चुनावी रण में सभी पार्टियों ने झोंकी ताकत। निर्मला सीतारमण और योगी आदित्यनाथ की रैलियां आज। राहुल गांधी, मायावती और अखिलेश यादव भी करेंगे जनसभा। 8 और 9 दिसंबर को बिना मंजूरी विज्ञापनों पर रोक। चक्रवाती तूफान ओखी के चलते महाराष्ट्र और गुजरात में हाई अलर्ट। देर रात गुजरात तट से टकराने की आशंका। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में भारी बारिश के बाद स्कूल कॉलेज बंद। पीड़ित राज्यों को केंद्र का हर मुमकिन मदद का भरोसा। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने दी ट्रंप सरकार के ट्रैवल बैन को इजाजत। 6 मुस्लिम देशों पर यात्रा प्रतिबंध पूरी तरह लागू करने का निर्देश। ईरान, लीबिया, सीरिया, यमन, सोमालिया और चाड के यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें।
और दिग्गज अभिनेता शशि कपूर का आज मुंबई में अंतिम संस्कार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत अनेक हस्तियों ने जताया शोक। पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से थे सम्मानित। फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे देखिए विशेष।